ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ढंग से देखना, ठीक है। मैं कई बारीकी वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कूलम्स लॉ की बात करते हैं बेटा। मान लीजिए कि दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, पॉइंट चार्जेज हैं। कैसे चार्जेज हैं? पॉइंट चार्जेज हैं Q1 Q2, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है? R। इनके बीच में सेपरेशन कितना है बेटा? R। आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो एक 2 कूलम का, एक 3 कूलम का है, तो रिपल्शन हुई। अब मान लो मैंने इसको कर दिया 4 कूलम का, इसको कर दिया 5 कूलम का, तो रिपल्शन और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी जो रिपल्शन फोर्स है, यानी इंट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में, इंट्रैक्शन फोर्सेस है, जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? किसके प्रोपोर्शनल होगा? कि जितना इन चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, जितना इन चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही बड़ा वो रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। कि हम डायरेक्शन तो सिंपल देख लेंगे ना, अगर एक नेगेटिव हुआ तो इस तरफ है, अगर एक पॉजिटिव हुआ तो उस तरफ है, ठीक है तो इंट्रैक्शन ही, ठीक है। अब मान लो 1 कूलम है, 2 कूलम है, ठीक है, और ये फिक्स यहाँ पे हमने फिक्स कर इसको चार्जेस को रख दिया, ठीक है। अब रख दिया तो थोड़ा और इसकी सेपरेशन बढ़ाई तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, कम होगा, थोड़ा और बढ़ाई, बहुत दूर ले गए, इंटरेक्शन क्या हो गया? 0 हो गया लगभग, इंटरेक्शन क्या हो गया? लगभग 0। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी और होती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस बात को ध्यान में रखो। कूलम लॉ कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या, हमें एक बात ये जाननी है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जहाँ चार्जेस हैं, अगर फोर्स उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है तो सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन यही है, तो यहाँ तो ये रिपल्शन होगा तो ऐसे लगेगा, ये मतलब Q1 इस Q2 को इधर रिपेल करेगा, या Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा। अट्रैक्शन होगा तो इधर लगेगा, तो लाइन के अलोंग ही लग रहा है ना, लाइन के अलोंग ही, लाइन के ऊपर, या तो उस तरफ या इस तरफ, ऐसा तो नहीं एंगल पे लग रहा है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। तो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, पहचान हुई सेंट्रल फोर्स की, ठीक है। एक पहली नंबर बात आपको समझ में आना चाहिए, कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स है। कूलम फोर्स इज व्हाट? सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात, ठीक है बेटा, अब हमारा जो फोर्स है वो है Q1 Q2। अब इसकी दूसरी बात ये बनेगी कि जो, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक है, कूलम लॉ। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटती है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटती है, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2। मैं बार बार मैग्नीट्यूड नहीं बना रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड हो कि आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लोगे चार्जेस का, ठीक है। जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन। आपके लिए नया है पर परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या आएगी? 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इज कांस्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन इज व्हाट? कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्या होगी ये? कांस्टेंट वैल्यू। अब मीडियम टू मीडियम बदलेगी, मीडियम टू मीडियम बदलेगी भी। कैसे? अब क्या कहना चाह रहे हैं इसकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर ये एयर होता, मीडियम मतलब ये Q1 Q2 चार्जेस हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, और ये क्या होता? एयर में रखे होते हैं। किस में रखे होते? एयर में रखे होते। तो जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहली बात क्या होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट क्या होता है? एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये मीडियम, किसी मीडियम के आने की वजह से कितना फोर्स बदल गया इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये Q1 Q2 सेम चार्जेस है, वही R दूरी है,
लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी। ये एप्सिलॉन कुछ और हो सकता है, ये एप्सिलॉन कुछ और हो सकता है। अब आपको बताता हूँ ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन है क्या। पहली बात तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या मतलब भी समझाता हूँ। और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। फ्री स्पेस हम फिजिक्स में ऐसे ही मान के चलेंगे, या वैक्यूम। एक टर्म और होती है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसी रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। इस हिसाब से एप्सिलॉन आर की वैल्यू बन जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर अगर मीडियम है, अगर क्या है, मीडियम है, तो इसी कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हो आप ये, ठीक है। मीडियम के आने से फोर्स बदल क्यों गया, सोचने वाली बात ये है। लेट अस चेक। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब बीच में मान लो मीडियम, एक तरफ तो एयर है, मान लो एक तरफ तो मान लो एयर है, ये Q1 है और ये Q2 है, और एक तरफ इनके बीच में एयर है। एयर है तो यानी फ्री स्पेस है, कोई चार्ज नहीं है, एयर हम फ्री स्पेस मान के चल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। और तो सिंपल ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, हमने फोर्स निकाल लिया, कुछ आ गया। अब मीडियम है, मीडियम के अंदर आयन्स है बेटा, मीडियम के अंदर क्या है, आयन्स है। अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो मीडियम के जो आयन नेगेटिव आयन्स होंगे वो इनके ऊपर एक्यूमुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ। इन दोनों चार्जेस के ऊपर मीडियम के आयन्स एक तरीके से एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। तो यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपने आप में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अपने आप में थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिल्कुल सत्य वचन है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो यानी आपस में इंट्रैक्शन दोनों चार्जेस का मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल भी गया ना, देखो। लेकिन अगर मैं बोलूं इस Q1 ने इस Q2 पे कितना फोर्स लगाया, सिंपल ये बताओ। मीडियम हटाओ, कुछ नहीं है, तो उतना ही लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल ये Q1 ने Q2 को रिपेल किया 2 न्यूटन से, तो यहाँ भी Q1 ने Q2 को 2 न्यूटन से रिपेल किया, लेकिन मीडियम के आयन्स होने की वजह से वो फोर्स, जो नेट फोर्स था Q1 Q2 के बीच में, वो कम हो गया। नेट फोर्स Q1 Q2 के बीच में कम हो गया बेटा। नेट फोर्स मतलब ये नेगेटिव आयन्स मिलाकर जो नेट फोर्स बनता है वो चेंज हुआ। Q1 का Q2 के ऊपर फोर्स होना चेंज हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो भी 2 न्यूटन ही है। हाँ, ये नेगेटिव आयन्स आ गए, उनकी वजह से भी फोर्सेस हुए, तो सब ओवरऑल फोर्सेस मिलाकर 2 न्यूटन की जगह यहाँ मान लो 1.8 न्यूटन आ जाता है। तो वो इस तरीके से कम हो गया, समझे। तो बदलता है दोनों के बीच में फोर्स, चार्जेस के बीच में, अगर फ्री स्पेस हो या मीडियम हो, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यही बताती है बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यही बताती है, ठीक है, कि चार्जेस की वजह से, फ्री आयन्स की वजह से, नेगेटिव आयन्स की वजह से, या जो भी, और अगर मान लो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव वाले चार्ज पे चिपकते और नेगेटिव आयन पॉजिटिव वाले चार्ज पे चिपकते। होता कि नहीं होता ऐसा, बिल्कुल होता। तब कुछ और फोर्स निकलता, इसका मतलब हर मीडियम की अपनी अलग परमिटिविटी है, अपनी अलग परमिट है, ठीक है, कि कितना किस चार्ज पे कितना फोर्स वो परमिट करती है, कितना फोर्स वो लगाती है, कितना फोर्स वो कम करती है, ओवरऑल नेट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो हर मीडियम का अलग अलग होगा, हर मीडियम का क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर एक ही मीडियम में बात करें तो वो कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयर है तो एयर में वो फिक्स होगी वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस में फिक्स है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसे मान लो मीडियम कुछ है, कुछ एक्स मीडियम है मान लो, ठीक है, उसकी परमिटिविटी मान लो कुछ वाई है, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में वाई ही रहने वाली है, परमिटिविटी क्या रहने वाली है, वाई, ठीक है।
ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मेरी बात सुनो, अगर एयर है, मान लो एयर है, फोर्स किस में देख रहे हो आप, एयर में देख रहे हो, तो क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या बनेगी, सोच के देखो, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा, यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो बनेगी। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की बनेगी डायमेंशन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इन एयर, उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन एयर को क्या बोलते हैं, ऐसे स्मॉल के। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर ये पूरा के बोल दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के बोल दूँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, एयर में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, जिसकी वो की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था अपने आप में, उसकी वैल्यू ये होती है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस ये होती है। ठीक है, एक टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम के। ये रिलेटिव परमिटी के बराबर ही होता है। ये बड़ा के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े के से, कैपिटल के से। और जो ये कांस्टेंट इन एयर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन एयर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से। उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर अलग मीडियम का अलग अलग होता है, क्योंकि हर मीडियम की अलग रिलेटिव परमिटिविटी होगी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ये क्या बोल रहे हैं फिलहाल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के होगा वो कैपिटल के, क्या होगा वो कैपिटल के। तो हमको मैं ओवरऑल फटाफट से एक बार बता देता हूँ कि हमने क्या करा है, एयर में और मीडियम में फोर्स क्या पड़ा है, एक बार फटाफट से बता देता हूँ टिप्स के ऊपर। जो फोर्स पढ़ा हमने एयर में, वो पढ़ा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के है। फोर्स जो हमने मीडियम में पढ़ा, वो पढ़ा हमने या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर आगे मैं एप्सिलॉन को रिप्लेस कर सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को कैपिटल के से भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखेंगे आप। मैंने इसलिए बॉक्स के अंदर डाल दिया ताकि वो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको, इस के की वैल्यू भी पता है आपको, लेकिन एप्सिलॉन आर और कैपिटल के अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। वो क्वेश्चन है वो गिवन होगा कि ये लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये क्या होता है भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो सिंपल सी बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो मेरे बच्चे, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है जी, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है फिलहाल के लिए, तो फोर्स क्या आएगा, और एयर में मान लो, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, तो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्शन से। अब मैं फोर्स देख रहा हूँ, मान लो इसके ऊपर Q2 के ऊपर, ठीक है, तो Q2 के ऊपर फोर्स देख रहा हूँ, तो Q1 से Q2 के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, आर वेक्टर। तो इसके ऊपर फोर्स भी इधर आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, मतलब रिपल्शन हो रही होती है, तो आर वेक्टर के अलोंग फोर्स वेक्टर होता है, आर वेक्टर के अलोंग फोर्स वेक्टर होता है
अगर रिपल्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। और अगर अट्रैक्शन हो रही है, अगर अट्रैक्शन हो रही है तो आर वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। देखो फोर्स वेक्टर बताता हूँ, क्योंकि आर वेक्टर इधर होगा लेकिन अट्रैक्शन हो रही है तो फोर्स इधर होगा। आर वेक्टर एंटी पैरेलल टू फोर्स वेक्टर इन अट्रैक्शन, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो फिलहाल रिपल्शन की बात कर रहे थे, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो आर वेक्टर की तरफ ही फोर्स वेक्टर है, यानी फोर्स की डायरेक्शन की बात करूँ तो किस तरफ है, आर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर की तरफ अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन देने के लिए मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा आर कैप से। तो फोर्स वेक्टर कितना आ जाएगा, फोर्स वेक्टर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर को खोलूंगा आर वेक्टर अपॉन आर के मैग्नीट्यूड से, तो आर स्क्वायर पहले से ही एक आर का मैग्नीट्यूड और आ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा और ऊपर आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये रिपल्शन के लिए हो गया। अट्रैक्शन के लिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और माइनस आर वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल, क्योंकि एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अगर आपको उससे कंपटीशन के लिए होगा कि आपने कैसे देखना है, अगर आपको सीबीएसई में आएगा प्रूव करने के लिए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ प्रूव करो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ क्या होती है बताओ, तो उसके लिए कैसे बनाना होगा, आपको कैसे करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। उसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा, वो सब बातें करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको ऐसे एक एक्सवाई प्लेन बनाना होगा, फिर एक चार्ज लेना हुआ यहाँ पर Q1 और यहाँ पर एक चार्ज लेना हुआ Q2, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा और इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ठीक है। और लेट अस सपोज आप फोर्स निकाल रहे हो किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 इज व्हाट, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो F21 क्या होगा, तो आर वेक्टर यही होगा, ठीक है। और ये तो R1 वेक्टर है और ये क्या है, R2 वेक्टर है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे, जब ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता है कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर R2 वेक्टर है मेरे भाई। तो R वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ध्यान रखना है इस बात का। और फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इसके मीडियम है तो K कैपिटल K एप्सिलॉन R कर देना। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आएगी आर कैप, ठीक है। तो जब आप खोलोगे तो F21 कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर कैप खुलेगा आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा नीचे, क्या रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। आर की जगह लिखते हैं यहाँ पे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आ गया मेरे बच्चे, Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये तो आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सिमिलरली लिख दोगे फिर आप आगे, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना आ जाएगा, सिमिलरली बताओ, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सॉल्व कर लो बेटा, यही आएगा। वेक्टर उस तरफ होएगा, ठीक है, फोर्स उस तरफ चेक कर रहे हो, अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। और आप देखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. Q1 Q2 पूरे दोनों Q1 Q2 सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 0, लेकिन Q1 के ऊपर इंडिविजुअल लग रहा है और Q2 के ऊपर उसका अपोजिट लग रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि हमें किन खास बातों का ध्यान रखना है कूलम लॉ लगाते हुए, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें किन 2 खास बातों का ध्यान लगाना है न्यूटन लॉ ऑफ
सॉरी न्यूटन के कूलम लॉ लगाते हुए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट, केवल फॉर पॉइंट चार्जेस। सबसे पहली बात, मतलब अगर मान लो एक्सटेंडेड बॉडी है ये और एक्सटेंडेड बॉडी है ये, ठीक है, और इन दोनों का सेंटर मान लो यहाँ है, कितनी दूरी पे, r दूरी पे, ठीक है, और इस पे कुछ चार्ज है और इस पे भी कुछ चार्ज है, पॉजिटिव दे देते हैं दोनों पे समझने के लिए। इस पे मान लो Q1 चार्ज है, इस पे मान लो Q2 चार्ज है, तो गलती से भी आप ये नहीं बोलोगे कि फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ऐसा नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होने की वजह से मेरे बच्चे एक्सटेंडेड बॉडीज के अंदर इंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, तो इंडक्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव रिपेल होगा और ये पॉजिटिव भी रिपेल होगा, तो ये पॉजिटिव कुछ इस तरीके से आएगा, डेंसिटी ऐसे हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, इक्का दुक्का को यहाँ नजर आएगा, सिमिलरली इक्का दुक्का को यहाँ नजर आएगा, बाकी सारे पीछे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ चार्ज अब सेंटर पे ना होकर थोड़ा इधर चला जाएगा, सेंटर ऑफ चार्ज अब सेंटर पर ना होकर कहाँ चला जाएगा, थोड़ा इधर, तो ये बन जाएगा आर इफेक्टिव। अब सेंटर ऑफ चार्ज इधर चला जाएगा, ये Q1 इधर चला गया और ये Q2 इधर चला गया, आर इफेक्टिव ये बन गया, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव का स्क्वायर। ध्यान रखना, आर इफेक्टिव आर से बड़ा है, आर इफेक्टिव आर से बड़ा है, तो जो आप फोर्स निकाल रहे हो वो छोटा है, ये छोटा है, बताओ। ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये भ्रम है। क्या है ये? भ्रम फोर्स। रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना, हमें लग रहा है ऐसा है, भ्रम है हमें, ठीक है। तो कौन सा फोर्स बड़ा है? आर इफेक्टिव बड़ा है कि आर बड़ा है? आर इफेक्टिव बड़ा है, यानी ये फोर्स छोटा है। तो हमें जो लग रहा होगा ना वो ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, एक्चुअली में उतना फोर्स लग नहीं रहा होगा, उससे कम लग रहा होगा, एक्चुअली में उतना फोर्स लग नहीं रहा होगा, उससे कम लग रहा होगा। दूसरी बात, एटलीस्ट 1 पॉइंट चार्ज, एटलीस्ट 1 पॉइंट चार्ज शुड बी एट रेस्ट। कम से कम एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए भाई, कम से कम एक चार्ज पार्टिकल, दोनों हो तब भी ठीक है। दोनों चार्जेस अगर चलेंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स, कूलम फोर्स नहीं बचेगा। इफ, मैं लिख भी देता हूं, इफ बोथ चार्जेस आर इन मोशन देन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन both charges is not equal to कूलम फोर्स। तब वो कूलम फोर्स के बराबर नहीं बचेगा इंटरेक्शन फोर्स। क्यों? अब उसके बारे में बात करते हैं। नॉट इक्वल टू कूलम फोर्स। देखो, मैं फिलहाल आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ, हालांकि इसका रीज़न मैग्नेटिज्म में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको। होता क्या है बेटा, कोई चार्ज पार्टिकल चलता है, आप सिंपल समझना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक तो करता ही है, वो तुम्हें पता ही है, मैंने आपको मैक्सवेल में शुरू में बताया। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ में आई? अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक तो मूविंग चार्ज पार्टिकल खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें नहीं, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दूं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। तो इंट्रैक्शन फोर्स, फिर खाली कूलम फोर्स नहीं बचेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी बचेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्लूड होगा उसमें। यानी लेट अस सपोज, अगर मान लो ये चार्ज भी है, ये चार्ज भी है, ये भी मूविंग है मान लो, और ये भी मूविंग है मान लो, ऐसे समझो। अब ये चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में
उस एक्सटर्नल में देखो, इस चार्ज के लिए तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुई ना, जो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल ने प्रोड्यूस, क्या ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। मान लो ये B1 प्रोड्यूस करेगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल मान लो B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ने B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी यहाँ पे, मान लो इसके आसपास, उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, मान लो अपने आसपास B2, यानी यहाँ कहीं B2 प्रोड्यूस करी। अब B2 प्रोड्यूस करी, उस B2 मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा है। तो इस पे भी क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इन दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो लगेगा ही लगेगा। तो जो इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा वो अब कूलम फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा भाई। इसीलिए दोनों चार्ज पार्टिकल नहीं चलने चाहिए। अब एक चलने से दिक्कत क्यों नहीं हो रही वो भी देख लेते हैं। मान लो एक को चला दिया, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी कितनी? B1। बहुत अच्छी बात। तो ये चार्ज पार्टिकल ने अपने आसपास B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, लेकिन ये वाला चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा। जब तक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, तब तक उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो ये चार्ज पार्टिकल ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी B1, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल नहीं चल रहा, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इस पर, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा? खाली कूलम फोर्स ही होगा, खाली कूलम फोर्स ही होगा। तो एक चल जाए एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट, चल नहीं रहा ना, एटलीस्ट, हाँ, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट भी होना चाहिए, एटलीस्ट रेस्ट लिखा ना, एटलीस्ट एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होना ही चाहिए। कम से कम दोनों चार्ज पार्टिकल में से एक चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट पे होना ही चाहिए। दोनों चल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटरेक्शन फोर्स कूलम फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। एक चलेगा तो इंटरेक्शन फोर्स कूलम फोर्स ही रहेगा, और दोनों रेस्ट पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो कूलम फोर्स ही इंटरेक्शन फोर्स रहेगा। ठीक है, इन दो खास बातों का ध्यान रखना है। एक ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए, एक कम से कम एक चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट पे होना ही चाहिए। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल में फोर्स देख रहे हो, इंटरेक्शन फोर्स, अगर वो चाहते हो कि कूलम फोर्स ही आए, तो दोनों में से एक चार्ज पार्टिकल हो कम से कम रेस्ट पे होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमने वेक्टर फॉर्म सीखी कूलम लॉ की, हमने मीडियम के आने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी मीडियम की कैसे लिखते हैं हम, क्या होती है, सारी चीज़ें, रिलेटिव परमिटिविटी हमने डिस्कस करी, और साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए कूलम लॉ के बारे में, लगाने से पहले हमें देखने होंगे, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कूलम लॉ की थ्योरी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कूलम लॉ के ऊपर बहुत बढ़िया अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ अच्छे पॉइंट भी सीखेंगे, इक्विलिब्रियम सीखेंगे। ठीक है, कई सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मतलब थ्योरी भी और रहेगी अभी, और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।